हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, ठीक है, या इसका जो दूसरा नाम है जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से कहा जाता है, देखा जाता है अक्सर, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह लें या जर्नल एंट्री कह लें, बात एक ही है ना। तो देखो, लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्या किया था, आपकी जो बुक है, ठीक है, डीके गोयल की, और वो भी लेटेस्ट वाली 2026 और 2027 वाली, उसमें हमने क्या किया था, आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 है एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे गाइज, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में भी दो सेक्शन है, 15A एंड 15B, ठीक है। तो दोनों सेक्शन को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15A से। इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स, यानी जो राधिका ट्रेडर्स है, ये बिजनेस का नाम है, इसके बुक्स में ऑन 1 अप्रैल 2026 को कुछ असेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ के बैलेंस दिए हुए हैं। जैसे अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स में आपका कैश अकाउंट दिया है 8000 का, ठीक है। कैश एट बैंक दिया है पहले से 7000 का, स्टॉक दे रखा है 30,000 का, डेटर जो दिए हैं टोटल 36,000 के हैं, और यहाँ अलग अलग डेटर भी दे रखे हैं। जैसे देखो, एक है मोहन, ठीक है, जिससे 10,000 रुपया लेना है, ये डेटर है। एक है सोहन, जिससे 12,000 रुपया लेना है, ये भी डेटर है। एक है दिनेश, ठीक है, इससे 14,000 लेना है। तो अगर आप इन तीनों का सम करोगे 10,000, 12,000 और 14,000, तो ये टोटल बनेगा कितना, 36,000। यानी टोटल 36,000 के डेटर दिए हुए हैं, जिसमें से मोहन 10,000 का डेटर है, सोहन 12,000 का डेटर है, और दिनेश आपका 14,000 का डेटर है, ठीक है। आगे फर्नीचर का भी बैलेंस दे रखा है 5,000 का, और बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है 1,25,000 का, ठीक है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो दो लाइबिलिटीज़ हैं बेसिकली, ठीक है। और वो भी कौन सी लाइबिलिटी, क्रेडिटर का मतलब जिनको हमें पैसा देना है, यानी एक एक्स नाम का क्रेडिटर है जिसे 5,000 पे करने हैं, और एक वाई नाम का क्रेडिटर है जिसे 6,000 क्रेडिट करने हैं, ठीक है, डेबिट करने हैं, सॉरी डेबिट कह रहा हूँ, इनको देने हैं, पेमेंट करने हैं, ठीक है। तो चलो, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, आइए सबसे पहले वो समझते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है गाइस, देखो, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे, और उसके ऊपर आप लिखोगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स। किसकी बुक में करना है, राधिका ट्रेडर्स की बुक में जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। अब जो ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2026 को जो बैलेंस दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, इन सभी बैलेंस को, ठीक है, इसमें से जितने भी असेट्स होंगे उन सभी को आप डेबिट कर लोगे। सर क्यों, क्योंकि असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर्मेट बना लेंगे, इसके बाद डेट वाला कॉलम बनाएंगे। डेट में सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन में जो ईयर गिवन है गाइज, वो 2026 का गिवन है ना। और मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ का डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले अप्रैल 1 को दिया है, कैश अकाउंट का बैलेंस दिया कितना, 8,000, तो इसको आप डेबिट कर लेंगे, ठीक है। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट ये जो है, ये कैश एक असेट है, और असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इतना आप याद रखो, ठीक है। हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरीके से कैश एट बैंक, ये भी असेट है, इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको भी आप डेबिट कर लो। स्टॉक अकाउंट दिया है 30,000 का, इसको भी आप डेबिट कर लो, क्योंकि स्टॉक भी क्या होता है, असेट्स होता है। मोहन, ये क्या था, मोहन एक डेटर था, और डेटर भी क्या होती है, असेट होती है। असेट का भी हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो इसको भी आप 10,000 से डेबिट कर लीजिए। और सोहन, ये भी एक डेटर है, ठीक है, ये भी एक असेट है, इसको भी आप डेबिट कर लीजिए 12,000 से, ठीक है। इतना कर लिए। चलो, इसके बाद नीचे देखो, दिनेश नाम का भी एक डेटर दिया हुआ है 14,000 का, इसको भी आप डेबिट कर लीजिए। फर्नीचर का बैलेंस दिया है फिर 5,000 का, इसको भी आप डेबिट कर लीजिए। इसके बाद बिल्डिंग अकाउंट दिया है, ठीक है, इसका बैलेंस दिया है, इसको भी आप डेबिट कर लिए। इसका मतलब ये हुआ, जितनी भी असेट्स दी थी, ठीक है, ओपनिंग में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, उन सभी को हमने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। कैश अकाउंट को डेबिट कर लिया, कैश एट बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया, स्टॉक को डेबिट कर लिया, मोहन को डेबिट कर लिया, मोहन मतलब डेटर, सोहन को डेबिट कर लिया, यानी जितने भी डेटर थे उनको डेबिट कर लिया। फर्नीचर को डेबिट कर लिया, बिल्डिंग को डेबिट कर लिया। अब जो लाइबिलिटीज़ दी हैं उसको क्रेडिट करना है। तो बेसिकली दो ही लाइबिलिटीज़ थी, और वो दोनों क्रेडिटर थे। एक यक्स था, ठीक है, जिसे 5,000 की पेमेंट करनी है, इसको हमने क्रेडिट कर लिया। और एक वाई था, इसको हमें 6,000 का पेमेंट करना है, इसको भी हमने क्रेडिट कर लिया।
अब होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो सेम अमाउंट से करते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि हमेशा जो डेबिट होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। कितना है मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो आप जोड़ो, 8,000 ये, 7,000 ये, कितना हो गया 15,000, प्लस 30,000 कितना हो गया 45,000, प्लस 10,000 कितना हो गया 45 10 55, प्लस 12,000, 55 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 67,000, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस 14,000, तो 67 3 70 और 1 71 10 81, 81 5 86, ठीक है। और 86,000 और प्लस 1,25,000, 1,25,000 और प्लस इसमें कर दीजिए 86,000। तो गाइज़ ये बैलेंस आपका हो जाएगा 0 0 0 6 5 11 8 2 10 और 1 11 1 1 2, 2,11,000 ये आपका डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। तो इतना बैलेंस क्रेडिट का भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप क्रेडिट में देखो तो सिर्फ 2 ही अकाउंट दिख रहा है, एक्स और वाई का, है ना, जो कि कितना है इनका दोनों का टोटल 5 और 6 11,000। तो अगर ये 11,000 हम माइनस कर दें तो क्रेडिट में अभी कितने की कमी आ रही है, तो सर 2 लाख की अभी कमी आ रही है ना, 2 लाख की क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब ये जो 2 लाख की कमी आ रही है गाइज, इसको पता है, इसको मान लिया जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्या मान लिया जाएगा, हमेशा कैपिटल अकाउंट इसको हम ट्रीट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर, यानी क्रेडिट में जितने अमाउंट की डेफिशिएंसी आ रही है उसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, क्रेडिट में भी 2,11,000 और डेबिट में भी 2,11,000 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो आपकी बुक में आंसर भी दे रखा होगा कैपिटल का, यहाँ पे देखो दे रखा, कैपिटल का जो बैलेंस दिया है वो 2 लाख रुपया दिया है, ठीक है। तो 2 लाख रुपया कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी असेट्स हैं उनको डेबिट कर लेना है और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर लेना है। फिर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल आप क्या देखोगे, क्रेडिट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्रेडिट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगा। जैसा कि यहाँ पे 2 लाख की डिफिशियंसी आ रही है, तो ये जो 2 लाख की डिफिशियंसी आ रही है इसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है बैलेंसिंग, यानी जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कितने की आ रही है, 2 लाख रुपए की आ रही है। फिर इसका एक प्यारा सा नरेशन लिखेंगे, क्या, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी जो ओपनिंग बैलेंस दिया था उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस की सिचुएशन में कुछ असेट्स के बैलेंस दिए हों, कुछ लाइबिलिटीज़ के बैलेंस दिए हों, तो आप हमेशा क्या करोगे, जितनी भी असेट्स हैं उनको डेबिट कर लो और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्रेडिट कर लो, फिर दोनों का आपस में बैलेंस कर लो। क्रेडिट में हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब कुछ डेफिशिएंसी आएगी। जितने की भी डिफिशियंसी आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 लाख की डेफिशिएंसी आ रही है, तो इसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, कोई बड़ी डील नहीं है। बाकी उसके बाद जैसे आप जर्नल एंट्री कर रहे थे वैसे ही आप करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखो, तो अप्रैल 1 वाली ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हमने कर ली। देखो इस तरह से जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब ओपनिंग में कुछ असेट्स के बैलेंस दिए होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ के बैलेंस दिए होते हैं, और इसे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं अप्रैल 3 की। अप्रैल 3 को कह रहा कि रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से एक ड्राफ्ट मिला। ड्राफ्ट का मतलब ऐसे समझ लो कि एक चेक मिला, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। किससे मिला है, मोहन से। अच्छा मोहन से क्यों मिला होगा, क्योंकि मोहन हमारा डेटर था। यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो डेटर लिखा हुआ 36,000 का, इसमें से मोहन कितने का डेटर था, यहाँ पे देखो 10,000 का डेटर था। डेटर का मतलब होता है जिनसे पैसा लेना होता है ना। तो वही कह रहा कि मोहन से जो 10,000 रुपया लेना था उसके लिए मोहन से हमें क्या मिला, एक ड्राफ्ट मिला, एक चेक मिला, ठीक है। और फुल सेटलमेंट हो गया, कितना मिला, 9,750 रुपया, जबकि लेना कितना था, 10,000 रुपया, है ना। मिला कितना, 9,750 रुपया, और कह रहा कि फुल सेटलमेंट भी हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना कम मिल रहा है, 250 रुपया कम मिल रहा है, 250 रुपया मोहन से कम मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब हिसाब किताब खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो मोहन को 250 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, अप्रैल 3 को
अब क्योंकि मोहन से चेक मिल रहा है और ड्राफ्ट मिल रहा है, और उस ड्राफ्ट को सेम डे क्या किया जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया जा रहा है, तो पैसा बैंक में बढ़ जाएगा, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और बैंक का नेचर क्या होता है, असेट होता है, असेट का बढ़ना डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना मिला था, 9750, यानी 9750 रुपया, जबकि हमें मोहन से लेना कितना था, 10,000 रुपया, है ना। अब यहाँ हम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। सर क्यों क्रेडिट कर देंगे, देखो क्योंकि मोहन को हमने पहले क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था। यहाँ पे अगर आप देखो पहले एंट्री में, तो मोहन को हमने 10,000 से डेबिट कर रखा था, क्योंकि मोहन डेटर था। लेकिन जब मोहन पेमेंट कर देगा तो अब वो डेटर नहीं रहेगा, तो हमने डेबिट कर रखा था, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जो डेटर था मोहन, उसे हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर डेटर डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कि असेट डिक्रीज़ हो रहा है, और असेट का डिक्रीज़ होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 से मोहन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब सुनो ध्यान से, मोहन से लेना तो 10,000 था, लेकिन मिला कितना, 9,750 रुपया, और फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब ये कहा जा रहा कि मोहन का अब कोई भी हिसाब किताब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 250 रुपया कम मिला, और ये जो 250 रुपया कम मिला, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ने मोहन को 250 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। बात समझ रहे हो। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है बिजनेस के द्वारा, तो ये बिजनेस के नज़रिए से सोचो क्या होगा, सर एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट क्या होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, तो हम डेबिट में दिखाएंगे 250 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो आई होप अप्रैल 3 की जो ट्रांजेक्शन है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है, आसान है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 अप्रैल को, कह रहा कि सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट 4,000। अब देखो सोहन भी क्या था, एक डेटर था, है ना। देखो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, सोहन भी क्या था, एक डेटर था 12,000 का, है ना। अब इस 12,000 में से 4,000 यानी कि 4,000 रुपया वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे रहा है। बात समझ रहे हो, हमारे पास नहीं आ रहा, बिजनेस के पास नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली 4,000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे रहा। तो इससे होगा क्या, सर इससे कुछ नहीं, इससे होगा ये कि जो 4,000 रुपया उसने बैंक में जमा किया, 4,000 से बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो अप्रैल 12 को देखो, क्योंकि वो 4,000 डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक के असेट है, असेट का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और सोहन को क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, क्योंकि सोहन डेटर था, असेट था हमारा। जब 4,000 की वो पेमेंट कर देगा, तो सोहन जो डेटर है वो क्या हो जाएगा, 4,000 से कम हो जाएगा, यानी डेटर 4,000 से डिक्रीज कर जाएगा। और डेटर क्या है, असेट है, असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे हम सोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन कितने से, 4,000 से। याद रखना अभी भी सोहन से 8,000 रुपया लेना है, क्योंकि सोहन जो टोटल डेटर था वो कितने का था, 12,000 का था। 12 में से 4 इसने अगर पेमेंट कर दिया, तो अभी भी सोहन से कितना पैसा लेना है, तो अभी भी सर 8,000 रुपया लेना है। इस बात को ध्यान रखना, 8,000 अभी भी लेना है, ठीक है। तो ये एंट्री समझ में आ गई 12 वाली, जो 4,000 उसने बैंक में जमा किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट 4,000 डेबिट में एंड 4,000 क्रेडिट में, ठीक है। समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि 20 को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन। देखो फिर से सोहन से चेक रिसीव हो रहा है एंड सेंड टू द बैंक, और उसे बैंक में भेज दिया जा रहा है 7,800 रुपया, और कह रहा है डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, ठीक है। यानी जो बिजनेस है उस क्या कर रहा है, 200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। अगर आप अभी मैंने आपको बताया सोहन देखो टोटल डेटर कितने का था, 12,000 का, 4,000 का पेमेंट कर दिया, तो अभी भी सोहन से कितना लेना था, 8,000। उस 8,000 में से 7,800 का चेक मिल रहा है और 200 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो सिंपल होगी, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री होगी। देखो अप्रैल 20 को बैंक अकाउंट पहले तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो चेक मिला उसको हमने डायरेक्टली कहाँ भेज दिया, सेम डे बैंक में भेज दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने का चेक था, 7,800 का, ठीक है। और सोहन को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सोहन अब डेटर नहीं रहेगा, है ना। लेकिन कितने से क्रेडिट करेंगे, 8,000 से, याद रखना, क्योंकि सोहन से अभी कितना लेना था, 8,000 लेना था। अब 8,000 के बदले हमें सोहन से कितना मिला, सिर्फ 7,800 रुपया मिला। इसका मतलब 200 रुपया कम मिला। तो 200 रुपया जो कम मिला वो क्वेश्चन में क्लियरली कह भी रहा है, ना कहता तब भी हम समझ जाते हैं। वो कह रहा है कि 200 का डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। तो जो डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे 200 रुपये का डिस्काउंट दिखाया गया, ठीक है। और नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, ठीक है। तो आई होप आपको अप्रैल 20 का भी ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा।
चलो इसके बाद नेक्स्ट है 23rd को, कह रहा कि सेंट अ चेक टू यक्स, मतलब जो यक्स जो कि हमारा क्या था, क्रेडिटर था। ऊपर देखो हमने यक्स को क्रेडिट कर रखा है ना यहाँ पे, या यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहीं पे देखो यहाँ पे लिखा क्रेडिटर यक्स 5000। तो क्रेडिटर का मतलब कौन होता है, जिसको हमें पैसा पेमेंट करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोहन को हमें 5000 रुपया देना है ना, सोहन को 5000 देना है। तो वही कह रहा है यहाँ पे 23rd को कि सेंट अ चेक टू यक्स, यानी यक्स को चेक सेंड किया गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। देखो देना कितना था 5000 रुपया, लेकिन दिया कितना गया 4900 रुपया, यानी इस बार क्या हो रहा है, बिजनेस को 1000 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। बात समझ रहे हो भाई, अगर बिजनेस को 5000 रुपया देना था, किसको देना था, यक्स को, लेकिन दिया कितना गया 4900। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया जो कम दिया जा रहा, वो 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा, किसको, बिजनेस को। तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू है। तो देखो सबसे पहले अप्रैल 23rd को यक्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर यक्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसे हमने क्रेडिट कर रखा था, है ना। पहले एंट्री में अगर आप देखोगे अप्रैल 1 को, तो वहाँ पे एक्स को हमने क्रेडिट कर रखा था। क्यों, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब इसको हम पेमेंट कर देंगे तो एक्स नाम की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कितने से, 5000 से, है ना, क्योंकि 5000 ही तो देना था। इसके बाद टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि पेमेंट हमने चेक से किया है ना। तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा, कितना किया हमने 4900, 100 रुपया हम कम किया, मतलब बिजनेस ने 100 रुपया कम किया। देखो 5000 देना था, लेकिन दिया कितना 4900, इसका मतलब 100 रुपया कम दिया जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इस बार बिजनेस को। और क्योंकि बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अलाउ नहीं हो रहा, रिसीव हो रहा है, इसलिए ये बिजनेस का रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग चेक सेंड टू एक्स इन फुल सेटलमेंट, है ना। और जो सोहन जो एक्स है उसका फुल सेटलमेंट भी हो गया। तो आई होप आपको अप्रैल 23rd की भी जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद देखते हैं 27th को, कह रहा कि चेक ऑफ सोहन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। ओ माय गॉड, देखो जो सोहन का चेक था जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। सर ये डिसऑनर्ड क्या होता है, तो सुनो, डिसऑनर्ड का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैंक होता है वो चेक को डिसऑनर्ड कर देता है। डिसऑनर्ड का मतलब पेमेंट करने से मना कर देता है। क्यों मना करता होगा, तो कई बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक जैसे ये रीज़न होता होगा कि जैसे मान लो चेक में हमने जो अमाउंट दिया था लिख करके, कितना दिया था 7800, ठीक है। तो जिस के नाम का चेक था, हो सकता है उसके अकाउंट में 7800 ना रहा हो, यानी सफिशियंट बैलेंस ही ना रहा हो। तो इस वजह से बैंक वाला क्या करेगा, चेक को डिसऑनर्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, पेमेंट करने से मना कर देगा। या तो सिग्नेचर मैच ना कर रहा हो, साइन उसका मैच ना कर रहा हो जिसने चेक काट करके दिया है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से चेक को डिसऑनर्ड कर दिया जाता है। डिसऑनर्ड का मतलब बेसिकली होता है पेमेंट करने से मना कर देना, ठीक है। तो अब इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, तो देखो 27th को क्या करेंगे, सोहन को वापस से हम डेटर बनाएंगे, क्योंकि सोहन जो हमको चेक दिया था, ठीक है, वो डिसऑनर्ड हो गया, है ना। तो हमने क्या किया था, जब वो चेक दिया था तो हमने सोहन को क्रेडिट कर दिया था। मतलब हमने ये मान लिया था कि सोहन अब हमारे डेटर नहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि चेक ही क्लियर नहीं हुआ तो सोहन अभी भी क्या रहेगा, डेटर रहेगा। तो इसलिए सोहन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से, 8000 से, है ना। और बैंक अकाउंट को हमने बढ़ा दिया था ये मान करके कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन बैंक में पैसा तो आया ही नहीं भाई। बैंक वाले ने क्या कर दिया, चेक को डिसऑनर्ड कर दिया, पेमेंट करने से ही मना कर दिया। तो जिस बैंक अकाउंट को हमने पहले बढ़ा रखा था, अब उसे वापस से कम कर देंगे। कम करने का मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट कितने से बढ़ाया था, 7800 से, बात समझ रहे हो। और हाँ, डिस्काउंट को हमने डेबिट कर रखा था, है ना, 200 का डिस्काउंट। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट को हमने 200 से डेबिट कर रखा था, तो इसे भी वापस से क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने का मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को 200 से क्रेडिट कर दिया। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर यहाँ पे तो अलाउड लिखा है, तो अलाउड तो हमेशा डेबिट होता है। हाँ होता है, लेकिन डिसऑनर के केस में क्या करोगे, क्योंकि पहले आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है 200 से। देखो यहाँ पे आपने डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है। ये तब आपने किया था जब चेक आपने बैंक में जमा किया था, और आपने ये मान लिया था कि चेक क्लियर हो गया होगा, लेकिन बाद में पता चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, है ना। तो इस केस में डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, वापस से क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, फिर से समझो।
देखो चेक जब डिसऑनर्ड होता है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जिस डेटर को हमने ये मान लिया था कि अब वो हमारे बिजनेस का डेटर नहीं है और जिसकी वजह से हमने देखो सोहन को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पे देखो सोहन को हमने 8,000 से क्रेडिट कर दिया था। अब क्योंकि चेक ही डिसऑनर्ड हो गया, यानी चेक की पेमेंट हुई नहीं हुई, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो हम वापस से इसे क्या करेंगे, डेटर बनाएंगे। यानी इसको हमने क्रेडिट कर दिया था तो वापस से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सोहन को वापस से डेबिट कर दिया। कितने से, सेम अमाउंट से। देखो यहाँ पे 8,000 से क्रेडिट किया था तो यहाँ पे हम 8,000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और जब हमको चेक मिला था तो हमने बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया था। ठीक है, हमने ये माना था कि चेक जब बैंक में जाएगा तो बैंक वाला क्या करेगा, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देगा, यानी बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, बैंक को डेबिट कर दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब हमारे खाते में पैसा तो आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेबिट किया था तो वापस से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उतने ही अमाउंट से, 7,800 से। और डिस्काउंट अलाउड को भी हमने यहाँ पे डेबिट कर रखा था। और जब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, अब डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना पड़ेगा 200 से। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग चेक डिसऑनर्ड ऑफ सोहन, यानी जो क्या कहते हैं, सोहन था उसका चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री 28 को कह रहा, दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाई अ चेक। स्टेट का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, मतलब अब यहाँ पे समझो। देखो दिनेश भी डेटर था, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। दिनेश क्या था, एक हमारा डेटर था। डेटर का मतलब होता है जिनसे पैसा लेना हो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, और उससे 1 रुपये में सिर्फ 60 पैसे ही मिल रहे हैं। कितना, 1 रुपये में सिर्फ 60 पैसे मिल रहे हैं। ऐसे समझ लो, देखो 1 रुपया बराबर क्या पैसा होता है, 100 रुपया, और परसेंटेज भी कितने पे निकलता है, 100 रुपये पे। इसका मतलब ये हुआ कि 100% हमें लेना था दिनेश से, लेकिन 100% में से कितना मिला, 6, सिर्फ जो है 60% ही मिल रहा है, मतलब 40% नहीं मिल रहा है। सर अच्छा ये बताइए इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो इंसॉल्वेंट पर्सन का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन आर दोज पर्सन विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज योर डेट। यानी इंसॉल्वेंट पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो इस सिचुएशन में होता ही नहीं है कि वो अपने सारे डेट को पूरा कर सके, पूरा डेट नहीं चुका सकता। मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अगर बेच भी डाले तब भी उसके पास जितना कर्जा होता है, जितना डेट होता है, वो उसको पूरा का पूरा नहीं पेमेंट कर पाता। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी कह रहा है ना, क्वेश्चन में देखो यही लैंग्वेज तो लिखी है, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कह रहा दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी दिनेश जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे। और जब उससे हम पेमेंट ले रहे हैं तो सिर्फ 60 पैसे, 1 रुपये में 60 पैसे, यानी 100%। देखो 1 रुपया बराबर 100 पैसा है ना, तो परसेंटेज भी 100 पे निकलता है। तो ऐसे हम मान सकते हैं आसानी के लिए कि 100% हमें जो लेना था उसमें हमें सिर्फ 60% ही रिसीव हो रहा है, मतलब 40% पैसा रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे कह रहा फ्रॉम हिज स्टेट बाई या चेक, यानी उसके स्टेट को, स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद 1 रुपये में 60 पैसा ही मिल रहा है, मतलब कि 40 पैसा डूब जा रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि 60% ही मिल रहा है, 40% डूब जा रहा है। ठीक है, और जो पैसा डूब जा रहा है उसको हम एक नई टर्मिनोलॉजी देते हैं जिसे हम बैड डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बैड डेट्स कहते हैं। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान है गाइस। देखो अप्रैल 28 को देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि चेक मिला है ना, 60% का हमें चेक मिला है। और इसके बाद जो 40% डूब गया वो मेरा लॉस है, एक्सपेंस है बिजनेस का, तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बैड डेट्स कहा जाता है। सर बैड डेट्स क्या होता है, तो सुनो, अगर कोई डेटर है जिनसे हमें पैसा लेना था, पूरा नहीं मिला, ठीक है, मान लो किसी से 10,000 लेना था, सिर्फ 6,000 मिला, 4,000 डूब गया, तो जो 4,000 डूब गया, जो अब कभी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स अकाउंट में चला जाएगा। और टू दिनेश जो हमारे डेटर थे, अब वो डेटर नहीं रह जाएंगे, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, दिनेश से हमें कितना लेना था, 14,000 में कितना उसने पे किया, 60%। तो अगर आप 14,000 का 60% निकालोगे तो 8,400 आया, जो हमें चेक के थ्रू मिला। इसलिए हमने यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि चेक के थ्रू मिला है तो हम ये मानेंगे कि वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया सेम डे, तो बैंक बैलेंस हमारा 8,400 से बढ़ जाएगा।
ठीक है। बाकी 14,000 में से 8,400 मिल गया, 40% नहीं मिला। 40% का मतलब अगर आप 14,000 का 40% निकालोगे तो 5,600 आएगा। ये पैसा तो डूब गया। तो इस डूबे हुए पैसे को हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे? बैड डेट्स अकाउंट में। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है या फिर एक्सपेंस कह लो, ठीक है। लॉस और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट में कितना अमाउंट चला जाएगा? 5,600। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम दिनेश एंड बैड डेट्स, यानी कैश कुछ रिसीव हुआ और कुछ बैड डेट्स हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप इसका टोटल करेंगे दोनों साइड। तो इसका जो टोटल करोगे तो टोटल आएगा 2,60,000 डेबिट में और 2,60,000 क्रेडिट में, ठीक है। आइए एक बार इसका हम आंसर चेक करते हैं बुक में, क्या यही सेम आंसर आया है। आप टोटल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल भी आया है 2,60,000 रुपये। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 15 का ए था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का बी है, आइए वो भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 15 का बी। अब यहाँ पे कह रहा कि फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ पे भी देखो 1 अप्रैल 2023 यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ असेट्स के बैलेंस दिए हुए हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ के। जैसे असेट्स की बात करें तो कैश इन हैंड दिया है 10,000 का, कैश एट बैंक दिया है 16,800 का, फर्नीचर दिया है 8,000 का, स्टॉक दिया है 50,000 का। डेटर में अगर हम बात करें तो राम 8,000 के डेटर हैं, ठीक है। श्याम 12,000 के डेटर हैं। और क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी की बात करें तो अनिल देखो 4,000 की लाइबिलिटी है जिन्हें पेमेंट करना है, और सुनील नाइम की लाइबिलिटी 5,000 है, इन्हें 5,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या करना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, जितने भी असेट्स दिए हैं उन सभी को डेबिट कर लीजिए, ठीक है। तो आप डेट वाले कॉलम में सबसे पहले 2023 और अप्रैल 1 को देखो क्या क्या दिया था, कौन सी असेट्स आपको गिवन थी। एक तो कैश इन हैंड अकाउंट दिया था, इसको डेबिट कर लो। कितना अमाउंट था? 10,000। कैश एट बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया था, ये भी एसेट है, इसको भी डेबिट कर लो। तो कितना दिया था? 16,800। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस दिया था, ये भी एसेट है, कितना दिया था? 8,000, इसको भी डेबिट कर लो। स्टॉक अकाउंट का बैलेंस दिया था 50,000, इसको भी डेबिट कर लो। और राम्स का अकाउंट यानी राम जो डेटर था जिनसे पैसा लेना है उसका भी बैलेंस दिया था 8,000, ये भी एसेट है, इसको भी डेबिट कर लो। इसके अलावा श्याम नाम का एक डेटर था जिससे 12,000 लेना है, ये भी एसेट है, इसको भी डेबिट कर लो। और 2 लाइबिलिटी दी थी, लाइबिलिटी में मतलब क्रेडिटर दिया था जिनको पैसा पेमेंट करना हमें, यानी कि बिजनेस को। एक तो अनिल को पेमेंट करना है, ये एक लाइबिलिटी है 4,000 की, इसे क्रेडिट कर लेंगे। और सुनील को पेमेंट करना है 5,000 का, ये भी एक लाइबिलिटी है, इसे क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोनों साइड का आप टोटल करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले डेबिट में देखो 10,000 और प्लस 16,800, 800 भी छोड़ दो तो 10,000 प्लस 16,000 कितना हो गया? 26,000। उसमें 8,000 प्लस करो, 26 4 30 और 4 34 हो गया। फिर 50,000 तो 50 30 80 4 84 हो गया। 8,000 तो 84 और 6 90 2 92,000 हो गया, ठीक है। 92 और प्लस 12,000 तो 92 और 2 94 और 10 1,04,000 और प्लस 800 तो 1,04,800 रुपया ये आपका डेबिट में बैलेंस आ गया, ठीक है। और क्रेडिट में कितना आ रहा है? तो सिर्फ 2 ही अमाउंट था, 4,000 ये और 9,000 ये, यानी 9,000 अगर हम इसमें से माइनस कर दें क्रेडिट वाला तो कितना बैलेंसिंग फिगर बचेगा? 0 0 8 और 14 में से 9 गए 9 और यहाँ पे 9, 99,800 का बैलेंस आएगा। 95,800 का बैलेंस आएगा। एक सेकंड, जोड़ने में लग रहा गलती हुई, फिर से जोड़ते हैं। 12,000 ये हो गया, 12 8 20 और 50 20 70 70 और 8 78 78 2 80 10 90 4 94 94 और 6 1,04,800। हाँ गलत हमने जोड़ा था, 1,04,800 आएगा, ठीक है। 1,04,800 आएगा डेबिट का। और क्रेडिट में आएगा 5 और 4 9,000। 9,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा, 14 में से 9 गए 9 और यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 9 गए 9, यहाँ पे 9, 99,800 आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं, आना कितना चाहिए? 95,800 आना चाहिए। रुक जाओ गाइस, एक बार फिर से टोटल करते हैं। 10,000 प्लस 16,000 26,000 हो गया। 26 और 4 30 4 34 34 और 8 34 6 40 2 42
42 और 50, ये 92,000 हो गया। 92 और 12,000, तो 92 और 2 94, 94 और अगर उसमें 10 जोड़ दे तो 1,04,800। हाँ सही तो है, 1,04,800 तो आ रहा है। और इसमें से माइनस करना है 5 और 4 9,000, 9,000 माइनस करना है, तो 0 0, ये 8 हो जाएगा। 14 में से 9 हो गए 5, अच्छा हाँ ठीक है। और यहाँ पे 9, 95,800, बिल्कुल सही है, 95,800 का बैलेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 95,800 का बैलेंस दिया भी है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आया, जो डेफिशिएंसी आई, इसको हम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। बात समझ गए? तो वेरी सिंपल है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी ओपनिंग में असेट्स दिए हैं उन सबको डेबिट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को असेट्स को डेबिट कर लीजिए, और जो लाइबिलिटीज़ दी हैं उसको क्रेडिट कर लीजिए। ठीक है, 2 लाइबिलिटीज़ दी थी, एक अनिल के नाम की और एक सुनील के नाम की। इसके बाद डेबिट वाले जो टोटल है, डेबिट वाला जो टोटल अमाउंट है, उसमें से क्रेडिट वाले टोटल को घटा दीजिए। जो डेफिशिएंसी आएगी, जैसा कि यहाँ पे 95,800 की डेफिशिएंसी आई, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सिंपल। और इसका एक प्यारा सा नरेशन लिख देंगे, क्या? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी इसको हम आगे ले जा रहे हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2 को। अप्रैल 2 को कह रहा कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम। राम क्या था? एक डेटर था। ठीक है, तो राम से एक चेक मिला और कह रहा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, यानी 5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, अच्छा चेक यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि उसको क्या किया गया, बैंक में जमा किया गया या अपने ही पास रखा गया, लेकिन आगे देखो 4 तारीख को। ठीक है, ये कह रहा कि डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि 2 तारीख वाला जो चेक था उसे बिजनेस अपने पास ही रख रहा है और बाद में 2 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को उसे बैंक में जमा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट को भी ओपन करेंगे। देखो एंट्री क्या करेंगे, अप्रैल 2 को सबसे पहले चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि इसे अभी बैंक में जमा नहीं किया गया है 2 तारीख तक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और 400 का डिस्काउंट देना था, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और राम जो कि हमारा डेटर था, अब जब वो पेमेंट कर देगा तो डेटर नहीं रहेगा, डेटर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और डेटर का डिक्रीज होना क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। तो देखो राम से कितना लेना था, 8,000 रुपया, 400 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो चेक इन हैंड में कितना अमाउंट रह जाएगा, 7,600। बात समझ गए? और नरेशन लिख देंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। इसके बाद नेक्स्ट डेट को, यानी कि 4 तारीख को कह रहा कि एबव चेक, यानी यही जो ऊपर वाला चेक मिला था 7,600 का, इसको बैंक में जमा कर दिया। तो जब बैंक में जमा कर दिया जाएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट करते हैं। ठीक है, और जो चेक इन हैंड को हमने डेबिट कर रखा था, अब इसे कैंसिल करना पड़ेगा, यानी इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो चेक इन हैंड एक असेट होता है, तो जब तक हमारे पास चेक था वो हमारे लिए असेट था, हमारे पास से चेक गया तो वो असेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना दिखाएंगे, 7,600 एंड 7,600, क्योंकि जो चेक मिला था वो 7,600 का ही था। बात समझे? ठीक है सर, आगे बताइए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 5 को कह रहा है कि गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक, और चेक उसकी पेमेंट से हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो सबसे पहले मैं यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट है। देखो 20,000 का जो है गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% आप निकालोगे कितना आएगा, 2,000, तो वो 2,000 माइनस हो जाएगा 18,000। फिर ये जो 18,000 का पेमेंट हो रहा है वो 5% डिस्काउंट पे हो रहा है, तो 18,000 का अगर आप 5/100 करोगे तो ये आ जाएगा 900 रुपया। ठीक है, यानी 18,000 की जो पेमेंट कर रही हैं उसमें से 900 का डिस्काउंट मिल जा रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस के पास से कितना जा रहा होगा, 17,100 रुपया। ठीक है, चलो देखो इसकी एंट्री करेंगे अप्रैल 5 को। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है ना, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। कितने से, 18,000। सर 18,000 कैसे आया, तो 20,000 लिस्ट प्राइस था और 20% क्या था, 20% सॉरी 20% कह रहा हूँ, 10% रेट डिस्काउंट था, तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 2,000 माइनस हो जाएगा 20,000 में, तो कितना बचेगा, 18,000। इसका मतलब जो गुड्स परचेज किए जा रहे हैं उसका जो प्राइस है वो 18,000 है। ठीक है,
और चेक से पेमेंट हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है ना, बिजनेस को रिसीव हो रहा है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो 5% आप निकालोगे 18,000 का, कितना आएगा 900, तो 18,000 में से 900 माइनस कर दोगे तो बैंक से कितना पैसा जाएगा, 17,100 रुपया। ठीक है, इसलिए बैंक अकाउंट के सामने हमने कितना दिखाया, 17,100 रुपया, यानी कि 17,100। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 5% रेट डिस्काउंट। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 6 को कह रहा है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम। श्याम भी क्या था, एक डेटर था, फॉर ₹3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 140। अच्छा 140 का डिस्काउंट भी अलाउ किया जा रहा है। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, और जो चेक मिला है उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। चलो 6 अप्रैल को देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि बैंक जो चेक है वो बैंक में जमा कर दिया जा रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चेक कितना था, कितने का था, 3,860 का, 3,860 का, और डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा 140 का टू श्याम। तो टू श्याम के सामने इन दोनों अमाउंट को जोड़ लेंगे, मतलब देखो 3,860 रुपया मिला है और 140 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 4,000 आएगा। मतलब जो श्याम था उससे हमने 4,000 की पेमेंट ली है, बात समझ रहे हो। तो श्याम को हम कितने से ख़त्म करेंगे, 4,000 से ख़त्म करने का मतलब डेटर, जो डेटर है श्याम उसको डिक्रीज़ करेंगे, और डेटर एक असेट होती है, असेट का डिक्रीज़ होना क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 10 को कह रहा कैश पेड टू अनिल। अनिल का मतलब जो हमारे बिजनेस का क्रेडिटर था उसको पेमेंट किया जा रहा आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, 2% का कैश डिस्काउंट रिसीव करके। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, देखो अनिल का पेमेंट हो रहा है तो अनिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अनिल क्या था, बिजनेस के लिए क्रेडिटर था। क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है, और जब पेमेंट होगा तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए अनिल के अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने के क्रेडिटर थे अनिल, 4,000 के। ठीक है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, सॉरी अलाउड नहीं रहेगा यहाँ पे, रिसीव लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट करने पर डिस्काउंट रिसीव होता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देखो 4,000 की पेमेंट करनी थी, 2% का डिस्काउंट मिला, तो 4,000 का 2% आप कैलकुलेट करोगे तो 80 रुपीज़ आएगा। तो 4,000 में से 80 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो इसका मतलब हमारे पास से, यानी कि बिजनेस के पास से जो कैश जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, 3,920, 3,920। समझ में आया? फिर से समझो, अनिल जो हमारा क्रेडिटर है, हमारा का मतलब बिजनेस का, वो 4,000 का है, इसको पेमेंट किया जा रहा 2% डिस्काउंट पर, तो 4,000 का 2% 80 होता है, तो 4,000 में से 80 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 3,920, है ना। इसका मतलब जो कैश बिजनेस से डिक्रीज़ हो रहा है वो 3,920 हो रहा है, बात समझ गए। इसके बाद नरेशन में लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड, यानी पेमेंट हो गई, किसको, अनिल को हो गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट है 15 को कह रहा ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के पास कोई ओल्ड फर्नीचर था, उसने बेच दिया 800 का, तो 800 का अगर बेचा होगा तो बिजनेस में 800 का कैश आया होगा और फर्नीचर चला गया होगा। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी 15 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट 800, और फर्नीचर बिजनेस से चला गया होगा। बिजनेस फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट होता है, तो असेट का डिक्रीज़ होना क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से एक सेकेंड सॉरी, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना 800 एंड 800, 800 से डेबिट कर लेंगे और 800 से क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, फॉर ₹800। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइस, वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो रही है, डोंट वरी। चलो इसके बाद 16 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी शिव प्रसाद को 10,000 का गुड्स सोल्ड किया जा रहा 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब यहाँ देखो कैश वर्ड नहीं दिया, पेमेंट वगैरह कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो इसका मतलब हमने जो गुड्स बेचा है शिव प्रसाद को वो क्रेडिट बेसिस पर बेचा है, तो शिव प्रसाद क्या बन जाएंगे, बिजनेस के डेटर बन जाएंगे। ठीक है, यानी बिजनेस में डेटर इंक्रीज होगा शिव प्रसाद के नाम से। तो अप्रैल 16 की एंट्री करेंगे शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस के डेटर हैं,
ठीक है। 8,500 कैसे आया, देखो 10,000 का सामान है, उसका लिस्ट प्राइस है, 15% डिस्काउंट देना है, तो 15% निकालोगे 10,000 का तो 1,500 आएगा, और इसको माइनस करोगे तो 8,500 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इतनी मैथ तो आपको आती ही होगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्योंकि गुड्स बेचा गया है, ठीक है, सेल किया गया, तो सेल बिजनेस के लिए क्या है, रिवेन्यू, और रिवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8,500 डेबिट में और 8,500 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 18 अप्रैल को, कह रहा शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। याद रखना, लिस्ट प्राइस का 1,000 का, यानी 1,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ट्रेड डिस्काउंट को ध्यान देना पड़ेगा। तो शिव प्रसाद कौन थे, जिनको हमने गुड्स बेचा था और बेचा हुआ सामान वापस आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब सेल किया हुआ सामान रिटर्न होता है तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, रेवेन्यू होता है। और सेल्स रिटर्न के केस में हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू डिक्रीज होता है, और रेवेन्यू का डिक्रीज होना डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे 850 से। कैसे, देखो 1,000 का गुड्स जो सामान वापस हो रहा है ये लिस्ट प्राइस है, तो इसमें से हम 15% का डिस्काउंट भी माइनस करेंगे, तो 15% आप कैलकुलेट करोगे 1,000 का तो वो 150 आ जाएगा। तो 1,000 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा। समझ गए, हाँ सर समझ गया। अच्छा, क्रेडिट कर देंगे टू शिव प्रसाद को, क्यों, क्योंकि जब हमने शिव प्रसाद को गुड्स बेचा था तो हमने कहा कि हमारा जो डेटर है वो इंक्रीज़ हो गया 8,500 से, तो शिव प्रसाद को हमने डेबिट किया था कि 8,500 से डेटर बढ़ रहे हैं, लेकिन 850 का सामान जब वापस आ जाएगा तो उतने से डेटर कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम शिव प्रसाद को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, कितने से, 850 से, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय शिव प्रसाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो 20 को कह रहा कि पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह ₹100, यानी बहादुर सिंह से फर्नीचर का रिपेयर। ये जो फर्नीचर है यहाँ पे याद रखना, ये कोई एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, यानी कोई पुराना फर्नीचर है बिजनेस का, उसकी रिपेयरिंग कराई गई है, और इसके लिए पेमेंट किया गया बहादुर सिंह को 100 रुपया। तो याद रखना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको मत मान लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर तब माना जाता जब फर्नीचर नया खरीदा गया होता, लेकिन ये क्योंकि पुराना फर्नीचर है तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना कि फर्नीचर अकाउंट को। तो अप्रैल 20 की एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बहादुर सिंह का नाम नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बहादुर सिंह रिसीवर है तो उनको डेबिट कर दोगे, नहीं। पर्सनल अकाउंट, देखो किसी भी नॉमिनल अकाउंट में ये सब क्या है, रिपेयर हमने कराया, खर्चा है, तो नॉमिनल अकाउंट है। किसी भी नॉमिनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, याद रखना। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हुआ तो टू कैश अकाउंट, बिजनेस से कैश कम होगा, कितना, 100 and 100। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 को, कह रहा कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद। शिव प्रसाद वही जो डेटर थे, है ना, कितने के, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 8,500 के डेटर थे, याद है, 8,500 के ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कह रहा कि इनसे पेमेंट मिल रही है 4% कैश डिस्काउंट देने के बाद। चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो 8,500 का सामान बेचा गया था, इसमें से इन्होंने 850 का सामान रिटर्न कर दिया था, तो इसको माइनस करो 0, 5, 14 में से 8 गए 6, 7, तो इसका मतलब इनसे कितना पैसा लेना, 7,650 रुपया लेना है। और ये जो 7,650 इनसे लेना है, इस पर 4% का डिस्काउंट भी देना है। ठीक है, तो 4% इसका डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो शिव प्रसाद से पेमेंट मिल रही है, तो सबसे पहले अच्छा चेक मिला है और चेक को बैंक में जमा कर दिया। देखो तो अप्रैल 25 को क्या करेंगे, क्योंकि चेक बैंक में चला गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है ना, 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है जो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। टू शिव प्रसाद को अब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ये डेटर नहीं रहेंगे, तो ये बिजनेस से डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना लेना था, 7,650। इसका 4% कैश डिस्काउंट देना है, कैलकुलेट कर लेना, 306 रुपये आएगा। तो 7,600 में से 650 में से 306 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,344 रुपया, जो कि बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, 7,650 लेना था, 4% का कैश डिस्काउंट देना है, जो कि 306 आएगा, तो इसको आप माइनस कर लेंगे तो बैंक में कितना आएगा, 7,344। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम शिव प्रसाद।
चलो ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सिंपल है, ये इस तरह के क्वेश्चन तो हम पिछले कई लास्ट वीडियो में देखे हैं ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट है 28 को, लास्ट है। कह रहा बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है? देखो आप बैंक में, बिजनेसमैन जो होता है वो बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है तो बिजनेस को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है बैंक, है ना। जैसे SMS की फैसिलिटी हो गया, विड्रॉ की फैसिलिटी, है ना, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, तो बहुत सारी फैसिलिटी देता है। तो उसके बदले में बैंक वाला क्या करता है, बिजनेस के ऊपर चार्ज करता है, क्या, कुछ बैंक चार्जेस चार्ज करता है, और ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अप्रैल 28 को करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि अच्छा इसका जो पेमेंट होता है, याद रखना बैंक चार्जेस जो भी काटता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक वाला जब इंटरेस्ट अलाउ करता है तो वो कभी कैश नहीं देता, आपके बैंक अकाउंट में ही जमा कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो और इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हो, क्योंकि इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू होता है। लेकिन जब बैंक को चार्ज काटना होता है तो उसी तरीके से वो आपसे कैश लेने नहीं जाएगा, आपके अकाउंट से माइनस कर लेगा, ठीक है। तो याद रखना बैंक चार्जेज ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। तो बैंक चार्जेज अकाउंट है डेबिट, और ये जो 50 रुपया वो काटेगा वो आपके बैंक अकाउंट से काटेगा। तो बैंक का बैलेंस आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बैंक एक असेट है, असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 50, ठीक है। चलो एक ट्रांजेक्शन और बची है अप्रैल 30 को, 28 अप्रैल 30 नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। चलो मुझे लगता है ओल्ड बुक में एक ट्रांजेक्शन्स और दिया, आप देख लीजिएगा। ओल्ड बुक में आपको अप्रैल 30 को एक ट्रांजेक्शन दिया होगा, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। जिनके पास प्रीवियस ईयर की बुक होगी तो कमीशन रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू कमीशन अकाउंट, है ना। कमीशन रिसीव हुआ मतलब कैश रिसीव हुआ, और अगर कैश रिसीव हो रहा तो क्या होगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा, असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट। और जो कमीशन मिल रहा है ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं 200 रुपया। नई वाले बुक में नहीं दिया, ये मुझे लगता है पुरानी वाली बुक में था, वहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। और इसके बाद आप टोटल ऑफ जर्नल करोगे तो नई बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 1,64,350 हो सकता है। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा आ जाए, चेंज आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1,64,350, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बुक में कितना आंसर दिया है। तो यहाँ पे देखो बुक में जो आंसर दिया सेम वही दिया है, 1,64,350। यानी लास्ट वाली एंट्री को आप काउंट नहीं करोगे कमीशन वाली, तो आपका आंसर आएगा 1,64,350, ठीक है। इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो आई होप गाइस आज हमने जो 15 का ए एंड 15 का बी, ये दो सेक्शन जो हमने कवर किए, ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सारी जर्नल एंट्री विथ रीज़न समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ डेबिट कैसे होती है, कोई भी चीज़ क्रेडिट क्यों होती है। एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आया था बैड डेट्स, तो आपको समझ में आया होगा कि बैड डेट्स क्या होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपने सीखा। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। हम उनकी जो क्वेरी है वो ज़रूर लेंगे, उनको रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। और ये जो PDF है, जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए आपको क्या करना, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स स्ट्रीम बाय MD शादान, उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।